एक तैरता हुआ द्वीप जो न जमीन पर था न आसमान में। ये थी एथॉन अकादमी। इन चार दीवारों के भीतर आने का मौका पाने के लिए दुनिया भर के छात्र खुद तलाश करते रहते हैं। और उस दिन, उस चमकीली सुबह में एक लड़की उतरी, बस खड़ी रही। बाकी छात्र उसके आगे पीछे से गुजरते रहे और फिर उसने देखा पूरा नजारा। प्रशिक्षण के मैदान जहाँ छात्र तत्वों की आग और पानी और हवा से लड़ रहे थे। एक खुला थिएटर। कमांडर वॉस का स्वागत भाषण उतना ही बड़ा था जितनी खुद अकादमी। यहाँ कोई भी साधारण नहीं है, उन्होंने कहा था। भीड़ में खड़ी रिवेन ने अपने दांत होंठ पर दबाए। आंखें नम थी, लेकिन उसने रोने नहीं दिया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। एक छोटी सी चिंगारी निकली, कौंपी और बुझ गई। पहले दिन की ट्रेनिंग में रिवेन को अपनी औकात पता चल गई। शाम को जब बाकी सब जा चुके थे, एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया, कायल। रिवेन ने उसे संदेह से देखा। कायल ने कुछ कहा। पुस्तकालय में जादुई किताबें हवा में तैरती थी। वहां रिवेन को लीरा मिली। वो हमेशा एक पुरानी नोटबुक साथ रखती थी। रात को जब पूरी अकादमी सो जाती थी, रिवेन अकेले ट्रेनिंग मैदान में जाती थी। चांद की नीली रोशनी में सब सो रहे होते। और फिर एक रात वो पल आया जो उसने सोचा भी न था। आग 3 पल के लिए उसके चारों तरफ घूमती रही, फिर बुझ गई। उसने सिर्फ कायल को बताया। कायल की आंखें फट गईं। उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी, आसपास देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। महीने बीतते रहे। ट्रेनिंग के मैदान में वो लड़की नहीं थी जिसकी चिंगारी बुझ जाती थी। ट्रेनिंग अधिकारी ने अपनी क्लिपबोर्ड पर कुछ लिखा। उनकी इस्पाती नीली आंखें उसे देख रही थी, उस तरह नहीं जिस तरह एक शिक्षक छात्र को देखता है। कायल अपने ट्रेनिंग अधिकारी की नकल उतार रहा था। उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी भव्य मुद्रा। जब रैंकिंग बोर्ड पर रिवेन का नाम 7वें से तीसरे पर आया तो कायल ने उसके कंधे पकड़कर झकझोर दिया। लीरा ने पहले से नोटबुक निकाल ली थी। तहखाने की उस गुप्त कोठरी में जहाँ कोई नहीं आता था, रिवेन अपनी काली आग को बड़ा करती रही। अब वो बड़े बड़े छल्लों में निकलती थी। पहले मिशन की ब्रीफिंग में कमांडर वॉस, उन्होंने एक निशाने की ओर इशारा किया। एक विद्रोही गुट, एक पहाड़ी गांव। रिवेन सामने की कतार में बैठी थी। उसी ब्रीफिंग में कमरे के कोने में रिवेन की नजर उस पर पड़ी। वो थी सेबल। वो ब्रीफिंग नहीं सुन रही थी, वो कमरे को स्कैन कर रही थी। रिवेन के मन में एक सवाल उठा। गलियारे में रिवेन ने उसे रोका। उसने मित्रवत तरीके से कुछ कहा। उसने कुछ छोटा सा कहा और जाने लगी। पहले मिशन पर निकलने वाला जहाज भोर से पहले की नीली धूसर आसमान में उड़ा। अंदर रिवेन की परछाई खिड़की में दिखती थी। जब वे नीचे उतरे और रिवेन ने उस पहाड़ी गांव को देखा तो कुछ उससे मेल नहीं खाया। गांव में धुएं के बादल उठ रहे थे। चीजें पहले से तबाह थी। किसी ने शहर को पहले ही उजाड़ दिया था, जैसे कोई राक्षस आया हो। किसी को भी नहीं छोड़ा। वापसी में वॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में गर्माहट थी। उन्होंने उसे एक सिक्का दिया, अकादमी का प्रतीक। लेकिन फिर एक रात रिवेन एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां उसे नहीं जाना था। प्रतिबंधित गलियारे में उसने एक दरवाजे की दरार से आती आवाजें सुनी। रात को वो कायल के कमरे में घुसी। कायल पहले आधा सोया हुआ था, फिर पूरा जाग गया। जब उसने नमूना शब्द सुना, उसका चेहरा जम गया। लीरा को रात को नींद नहीं आई थी। वो पुस्तकालय के प्रतिबंधित उपखंड में थी, जहाँ नीले सफेद जादुई रिकॉर्ड बुक्स की रोशनी में वो कुछ पढ़ रही थी। फिर उसकी कलम रुक गई। उसने झुककर दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। जब तीनों ने मिलकर लीरा के मिले हुए दस्तावेज देखे, मेज पर फैली हुई चमकती किताबें, तो कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो बोलता था। दूसरे मिशन पर एक बाजार में रिवेन रुक गई। आग तैयार थी उसकी उंगलियों में, लेकिन सामने एक बुजुर्ग आदमी जो रोटी बेच रहा था। जब यही बात डायरेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने हमले को रोकने का आदेश तो दिया। उनके शब्दों में भरोसा नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ इरादा महसूस हो रहा था। रेवन पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर क्यों एक बेगुनाह गांव को निशाना बनाया गया? रात के घने अंधेरे में जब पूरी अकादमी सन्नाटे में डूबी हुई थी, रेवन अकेली भटक रही थी। हर कदम उसे लाइब्रेरी के उस बंद तहखाने की ओर खींच रहा था, जैसे वहां कोई उसे बुला रहा हो। आखिरकार वो नीचे पहुंची। जैसे ही उसने उन धूल भरी किताबों को छुआ, उसका दिल रुक सा गया। हर पन्ने पर उसका नाम। पन्ने और तेजी से उड़ने लगे, उसके हाथ के निशान। और सबसे डरावनी बात, ये सब 10 साल पहले लिखा जा चुका था। ये कैसे मुमकिन है? रेवन लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। कॉरिडोर में चलते हुए उसे लग रहा था जैसे दीवारें भी उसे घूर रही हों। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था और जवाब कहीं नहीं। किताबों में कुछ ऐसे राज भी छुपे थे जो सिर्फ रेवन जानती थी। लेकिन बाहर वही पुरानी रेवन बनी रही, चेहरे पर नकली मुस्कान, आंखों और दिल में उबलता हुआ सच। दिन गुजरते गए
और हर पल उसके अंदर का डर और गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन उसने तय किया, अब और सबूत चाहिए। वो फिर तहखाने में गई। इस बार जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। जब वो पहली बार अकादमी आई थी, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई थी, लेकिन वो बीमारी नहीं थी, वो एक बहाना था। मेडिकल रूम में बेहोशी की हालत में उसके शरीर में कुछ इम्प्लांट किया गया था, कुछ ऐसा जिसने उसे ताकत दी। सभी प्रूफ को लेकर रेवेन सेबल के कमरे में पहुंची, उसे सब कुछ बताने, सबका कच्चा चिट्ठा खोलने वो वहां पहुंची। सेबल ने अपने हाथ का निशान दिखाया जो बिल्कुल रेवेन की तरह था। उसके साथ भी ऐसा कुछ पहले हो चुका था। रिपोर्ट्स को जब एक एक करके पढ़ा गया तो कुल 133 बच्चों के साथ ऐसी हरकतें की गई थी जिनसे उन्हें हथियार बनाया जा सके। रेवेन कुछ छात्रों के पास मदद मांगने के लिए गई, पर कुछ अकादमी के डर से इस मामले से दूर हो गए। पर कायल उसके साथ आने को तैयार हुआ। दोनों लिरा के कमरे में गए, जहां वो पहले से ही सभी प्रूफ को एक ढंग से तैयार कर रही थी। पर एक दिन रेवेन ने सभी छात्रों को इसके बारे में बताने का फैसला किया। सभी ध्यान से सुन रहे थे, समझ रहे थे, पर स्टूडेंट काउंसिल हेड उसकी बातों को बेबुनियाद और झूठा कहकर बंद करना चाहता था, जैसे वो भी इन सब चीजों के पीछे हो। सेबल ने बताया कि स्टूडेंट काउंसिल हेड डायरेक्टर का बेटा है, तो उसका इस बात का विरोध करना जायज है, पर हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वहीं लिरा इन सबसे दूर सभी शिक्षकों की हिस्ट्री को बारीकी से नोट कर रही थी कि वे पहले क्या करते थे और उनका डायरेक्टर से क्या संबंध है। इस पहेली की सारी जिम्मेदारियां अब रेवेन और सेबल पर थी। ज्यादा लोगों पर भरोसा करना उनकी गलती भी हो सकती थी, इसलिए सभी बड़े प्लान आपस में करते। लिरा की तहकीकात एक निष्कर्ष में पहुंची कि जो जरूरी दस्तावेज हैं वे डायरेक्टर के वॉल्ट में कहीं हैं। कुछ ने छात्रों को आगे का प्लान समझाया ताकि अकादमी में अचानक से उल्टा उन पर ही न आ पड़े। रेवेन ने चालाकी से खुद का और सेबल का बॉडी डबल तैयार कर दिया ताकि जब वे डायरेक्टर के वॉल्ट में हों तो किसी को उनकी अनुपस्थिति का शक न हो। लिरा ने सभी को अपना रोल समझाया, कैसे एक एक कदम को ध्यान से बिना शिक्षकों की नजर में आए करना है, वरना ये उनका आखिरी दिन भी बन सकता है। कुछ छात्र शिक्षकों को अपने साथ व्यस्त रखने के लिए तैयार हुए, जिससे ज्यादा समय रेवेन को मिल सके। सभी छात्र तैयार थे प्लान को अंजाम देने के लिए। हर किसी का रोल अलग था, पर मकसद एक। अकादमी के एग्जिट गेट पर पहरेदारी कम थी, क्योंकि बाकी छात्र अकादमी में सबको उलझाए रखे थे। सेबल और रेवेन दोनों डायरेक्टर के वॉल्ट के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो किसी पासवर्ड से बंद था, पर थोड़े ही शॉर्ट सर्किट से दरवाजा खुल गया। पर पूरे अकादमी में अलर्ट जारी हो गया, जिससे अब उनके ऊपर और भी बड़ा खतरा आ चुका था। पर उन्हें क्या पता था कि डायरेक्टर बहुत चालाक है। उन्होंने वॉल्ट के अंदर भी 2 अलग से वॉल्ट लगाए थे ताकि कोई वहां तक न पहुंच सके। दूसरे ताले पर 5 में से किसी एक सही विकल्प को चुनना था। रेवेन को पहला विकल्प जाना पहचाना लगा और वही जवाब था। गेट खुल गया। आखिरी दरवाजे पर का ताला प्रूफ वाले कागजों से मेल करता था, जिससे उन्हें यह दरवाजा खोलने में इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरी दरवाजा खुला, अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा सर्वर जिसके लिए इतनी पहरेदारी की जा रही थी। दोनों उस सर्वर के पास गए। सर्वर ने उनसे बात की। वो जिंदा था और वही पूरे अकादमी में अपनी मनमर्जी का काम डायरेक्टर से करवाता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करें। ये कोई प्रूफ नहीं है। पर वहीं साइड में एक छोटा सा एक और सर्वर था, वो भी बात करता था, पर वो होने वाले प्लान का स्रोत था। वह तय करता था किस छात्र को चुना है। दोनों ने मिलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक उनका डीएनए मैचिंग प्रोसेस शुरू हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है अकादमी में। तभी स्रोत का रूप बदला और वो खुला। उसके अंदर से सेबल की कॉपी तैयार हो गई थी। ये भयानक था सबके लिए। ऐसी मशीन दुनिया में तबाही मचा सकती थी। उधर अकादमी में त्राहिमाम मच चुका था। सेबल और रेवेन को गए हुए घंटों हो चुके थे। उनका कुछ अता पता नहीं था। सब में डर था। छात्रों के बीच अफवाह फैलने लगी, डायरेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया है या वे हमें छोड़कर चले गए हैं। बात आग की तरह फैल गई। छात्र आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, जैसे ये सब अब इनकी गलती हो। इन छात्रों के गायब होने के पीछे हालात बदतर होते जा रहे थे। कुछ लोगों के मुंह पर झूठी हंसी थी, पर कुछ दिखावा भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें चिंता थी सेबल और रेवेन कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे। तभी स्टूडेंट काउंसिल के सदस्य पहुंचे। ये अचानक था, किसी ने नहीं सोचा था कि 2 छात्रों के लिए स्टूडेंट काउंसिल खुद आएगा। उन्होंने बताया अगर शाम तक दोनों छात्र सेबल और रेवेन नहीं आए तो उनका नाम अकादमी से काट दिया जाएगा, और अगर किसी छात्र को कुछ पता है तो बता सकता है। एक छात्र और समय की मांग करने लगा ताकि वो कुछ बचा सके, पर स्टूडेंट काउंसिल हेड ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने तुरंत दोनों को पकड़ने का ऐलान कर दिया, जैसे ये उसकी अपनी जंग हो। इस बात पर सभी छात्र एक साथ लाइन में खड़े हो गए अपना विरोध जताने के लिए।
पल हर कदम। छात्र आगे बढ़ते जा रहे थे और शिक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। समय सबके लिए कठिन हो चुका था। स्टूडेंट काउंसिल हेड ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, पीछे हट जाओ, तुम पर शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जब किसी ने बात नहीं मानी तो हेड ने डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया। इसका मतलब था जंग शुरू हो चुकी है। सभी के पैरों के पास जमीन पर लाइनें अपने आप बनने लगी, जो चारों तरफ तेजी से फैल रही थी। अगर कोई छात्र मन में ये सोचता कि वो इसे पार कर सकता है और कोशिश करता, वो अंदर ही फंस जाता। बार बार लोगों ने कोशिश की उस रेखा को पार करने की, हर बार एक अजीब ताकत उन्हें अंदर ही फेंक देती। चुनौती अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, ऐसी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। छात्रों ने कमजोर जगह ढूंढने की कोशिश की, किनारों पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मुश्किलें और बढ़ती गईं। तभी बीच में एक जगह दिखी, लाइन थोड़ी सी चमक रही थी या फिर बीच बीच में बंद हो रही थी। उन्होंने सोचा, यही मौका है। इस बार उन्होंने पैर जमीन पर नहीं रखे। मैं संतुलन बनाकर आगे बढ़ी। डर था, साहस भी था, और आखिरकार उन्हें रास्ता मिल गया। एक एक करके छात्र बाहर निकलने लगे। अकादमी के लिए ये खतरे की घंटी थी। डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। एक छात्र ने अपने शिक्षक से कहा, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, अकादमी के गलत व्यवहार से नाराज हैं। दूसरी ओर रेवन और सेबल किसी तरह छत तक पहुंच गए, जहां मेन सर्वर टावर था, वही टावर जो सारे सिग्नल प्रसारित करता था। बाकी लोग भी छत पर पहुंच गए। सब इस योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मेन टावर के पास लिरा ने एक डिस्टर्ब जैमर लगाया और तुरंत टावर खराब हो गया। अब सिग्नल बंद हो चुका था। रेवन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, कायल को साथ लेकर उड़ने लगी, क्योंकि अब डायरेक्टर किसी को नहीं छोड़ेगा। लिरा और सेबल किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत वहां से निकलने के लिए रेवन के साथ कूद गए। तभी डायरेक्टर वहां पहुंच गया। उसने देखा कुछ लोग नीचे जंगल की ओर उड़ते जा रहे हैं। उसने सबकी शक्ल पहचान ली थी। रेवन ने सभी की जंगल में सुरक्षित लैंडिंग कराई। सब थक चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें इतना कुछ करना पड़ेगा। सेबल ने रेवन के हाथों को देखा। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब से टावर नष्ट हुआ था, सब सामान्य होने लगा था। सेबल ने पूछा, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? पर रेवन को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो किसी का हथियार नहीं बनना चाहती थी। जंगल के रास्ते पर चलते चलते दोनों के बीच एक आम दोस्त की तरह बातें होने लगी। थोड़े उदास थे, कहीं न कहीं खुश भी। लिरा ने रेवन को टावर के कागज दिखाए, जिनमें साफ साफ उसके ऑपरेशन के बारे में लिखा था, किसने ये सब किया था। रेवन ने पढ़ा, खुद डायरेक्टर ने इस काम को अंजाम दिया था। इतना सबूत काफी था उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए। रेवन ने वे कागज सम को दे दिए ताकि वो उन्हें जल्द से जल्द अकादमी पहुंचा सके, इससे पहले कि और मुसीबतें आए। दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकले। एक बाजार में पहुंचे, जहां लिरा के घर में एक छुपा हुआ ठिकाना बना रखा था। अंदर लिरा ने टावर से जुड़े सभी कागजों को सुरक्षित रख लिया था, और अखबारों में उन्हें चोरी के आरोप में अकादमी से निकाल दिया गया था। उधर जूनियर डायरेक्टर उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। उसने आदेश दिया, रास्ते में ही खत्म कर दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब रेवन वापस अकादमी आ रही थी, कुछ लोग उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे। उसे ये सब अजीब लगा। तभी पीछे से बहुत सारे अकादमी गार्ड आ गए, जिन्होंने उसे घेरने की कोशिश की। रेवन सोच में पड़ गई। रेवन ने समझाया, वो यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं चाहती, वो सीधे डायरेक्टर से बात करना चाहती है। तभी उनका चीफ आया। उसने कहा, सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया जाएगा जो दर्द देगा। रेवन ने धमकी देते हुए कहा, अपनी हद में रहो और मुझे सीधे डायरेक्टर से बात कराओ, मैं उनका कच्चा चिट्ठा सामने ला दूंगी। चीफ ने कहा, सभी कागज दे दो जिनमें भी डायरेक्टर का नाम है। तो इसलिए तुम सब यहाँ आए हो? इतना कुछ होते हुए भी मन नहीं भरा? उन्होंने घेरना शुरू किया। रेवन ने अचानक वार किया, पर तभी दूसरा बीच में आ गया। अब ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। मौका मिलते ही वो भागने लगी, जैसे तैसे उनसे दूर होने की कोशिश करती हुई। भागते हुए वो भीड़ के बीच से निकली, पर गार्ड पीछे ही थे। वे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। शहर की गलियों से गुजरते हुए, हर मोड़ पर भागते हुए भी वो रुक नहीं रही थी। किसी तरह वो एक बिल्डिंग की छत तक पहुंच गई। यही उसका शिप पहले से था, बस किसी तरह उसे वहां तक पहुंचना था। छत के आखिरी छोर तक वो पहुंची, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। पर 2 घंटे बाद रेवन अपने शिप से अकादमी में उतरी
जहां वही लड़का पहले से मौजूद था, जिसे कागज लाने के लिए भेजा गया था। कागज अब भी सुरक्षित थे और ये जंग के पक्ष में थी। रेविन ने अपना हाथ दिखाया, जिसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने सभी छात्रों को बताना शुरू किया कि अब सबकी शक्तियां चली जाएंगी और हम सब वापस सामान्य हो जाएंगे। डायरेक्टर दूर से सब सुन रहा था। वो गुस्से से भर चुका था। कैसे कोई उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। बाकी गार्ड्स ने भी छात्रों के समूहों पर नजर बनाए रखी, ताकि कोई भी डायरेक्टर के खिलाफ बात न कर सके, वरना उन्हें पकड़ने के सख्त आदेश थे। रेवन अपनी खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। उसने भी अकादमी पर नजर रखी हुई थी। कोई भी हलचल वो मिस नहीं करती थी। लिरा होर्डिंग लगाने वालों से बात कर रही थी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो सबसे हटकर सोच रही थी। काइल ने इस काम के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दिया था। दोनों कुछ खतरनाक सोच रहे थे, इस सच्चाई को साबित करने के लिए। शाम होते होते काइल और रेविन कुछ पल साथ बिता रहे थे। उनकी दोस्ती गहरी हो गई थी। ये सही समय नहीं था। रेविन की आग की शक्ति किसी भी पल जा सकती थी। वो उसे आखिरी बार इस्तेमाल कर यादों में संजो लेना चाहती थी। सेबल ने भी अपनी ताकत को आजमाया। दोनों खड़े होकर इस पल को दिल और दिमाग में बसाने लगे कि शायद कल कुछ भी बदल जाए। सुबह शहर के सभी बोर्ड्स पर उन्हीं कागजों की कॉपी लगी हुई थी। डायरेक्टर ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये योजना की थी। उसी ने पब्लिक बोर्ड के स्टाफ से बात करके ये सब तय किया था, ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। वहीं कायल ने पैसों की मदद की बोर्ड्स की फीस भरने में, जिससे काम आसान हो गया। अब वो बच्चों को सपोर्ट में गाइड करता था। सेबल अकादमी से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगी। वो हमेशा से प्रकृति के साथ रहना चाहती थी। वहीं रेविन के हाथों में अब भी वही निशान थे। उसे कुछ अजीब सा लगता था। कुछ बातें थी जो उसने छुपा रखी थी। अकादमी पूरी तरह बंद हो गई। जहां पहले बच्चे होते थे, वहां सिर्फ पुतले खड़े मिलते थे। डायरेक्टर का राज सबके सामने आ चुका था। इस काम को अंजाम देने में सबसे बड़ा योगदान रेविन का था। अगर वो उस दिन तहखाने में नहीं गई होती, तो ये सब कभी सामने नहीं आता। चारों की जिंदगी अब सामान्य हो गई थी। घाव भरने लगे थे। एक आम दोस्ती की तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी, जहां कोई गुनाह नहीं था। पर 2 दिन बाद ही रेविन की ताकत अचानक वापस आने लगी। ये अजीब था। जो शक्ति जा चुकी थी, वो वापस कैसे आ गई? उधर लिरा और कायल किसी चीज से डरकर भाग रहे थे, जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उनका पीछा डायरेक्टर कर रहा था, पर वो जेल से बाहर कैसे आ गया, ये समझ नहीं आ रहा था। दोनों किसी तरह उससे दूर भाग रहे थे। सीढ़ियों से होते हुए एक बड़े दरवाजे तक पहुंचे। लिरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उसे खोलने में कामयाब हुई। दूसरी ओर रेविन एक आम लड़की की तरह कॉफी के मजे ले रही थी। अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके दोस्त किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, और वो बस अपनी कॉफी हुई थी। तभी सेबल पहुंची। उसने कहा, रेविन तुरंत चलो, मुसीबत आ गई है। डायरेक्टर वापस आ गया है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। रेविन दुकान से बाहर निकली, धीरे धीरे कदम रखते हुए, फिर अचानक तेज भागने लगी, क्योंकि रेविन ने किसी को नहीं बताया था कि उसकी शक्ति कभी कम हुई ही नहीं थी, बल्कि हादसे के बाद वो और भी बढ़ गई थी। मुहासा किंगडम के जंगल के राजा का बुरा समय आ चुका था, जहां सभी जानवर खुद को इस गद्दी का वारिस समझकर अपने हिस्से की जंग लड़ रहे थे और हर तरफ हलचल और बेचैनी फैल चुकी थी। पर शेर तो शेर होता था। बढ़ती उम्र के बावजूद सबसे लड़कर खुद की ताकत को बार बार साबित करते जा रहा था। इन्हीं सबके बीच मणि नाम का खरगोश खुद के हिस्से लेने के बारे में सोच रहा था। शांत रहकर हर चीज को ध्यान से देख रहा था। शेर की उम्र के कारण उसने जंगल के नए राजा चुनने का फैसला किया, ताकि जंगल का भविष्य सुरक्षित रह सके। विवान भेड़िया एक एक कर सभी जानवरों को अपनी तरफ डर भर कर रहा था, ताकि कोई उसके खिलाफ खड़ा न हो सके। हिन लोमड़ी अपनी चालाकी के बलबूते खुद को राजा बनाने का ख्वाब सच कर दिखाना चाहता है। हर मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा था। मणि खरगोश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ बहुत बुरा उसकी ओर बढ़े आ रहा हो। एक अनजानी बेचैनी उसे घेरने लगी। विवान भेड़िया खरगोश को इस चुनाव से दूर होने की धमकी देने आया था। उसकी आंखों में डर और घमंड साफ दिख रहा था। पर विलाप कछुआ इस साजिश के बीच आता है। वही राजा का सलाहकार भी था। सभी इकट्ठा हुए थे इस चुनाव के लिए। हर कोई अपनी किस्मत का फैसला सुनने के इंतजार में था।
विलाप ने जंगल की ताकत सभी को दिखाई, जिससे इस चुनाव का असल हकदार चुना जाएगा। एक ऐसी परीक्षा जो सबकी असली काबिलियत सामने लाए। तभी अचानक जमीन टूटती है और उसमें एक नन्हा जानवर गिर जाता है, जिससे देख सब घबरा जाते हैं। शेर बिना सोचे गड्ढे में कूद जाता है, जहाँ बाकी जानवर भी अंदर फंसे हुए थे। हाथी अपने सूंड के इस्तेमाल से भी उन्हें नहीं निकाल पा रहा था। चिंता बढ़ते जा रही थी और सब बेचैन हो रहे थे। हिंद लोमड़ी के दिमाग में भी कोई अच्छा प्लान नहीं था। गहराई काफी ज्यादा जो थी और हालात उसके काबू से बाहर लग रहे थे। मणि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कुछ खास नजर नहीं दिखा। लेकिन पास ही पेड़ की बेल से उसने एक मजबूत रस्सी तैयार की, जो किसी भी जानवर का वजन झेल सकती थी। रस्सी को खींच कर, पसीने से भरकर, सारी ताकत से उन्हें ऊपर खींचता है, बिना रुके, बिना हारे। सबके ऊपर आते ही रस्सी छोड़ देता है, राहत की सांस भरता है और फिर नजर दौड़ाता है, जैसे सब ठीक है या नहीं ये देख रहा हो। हिंद लोमड़ी इस चाल को जब देखता है तो मणि की समझदारी का असली पता चलता है और वो चुपचाप सब समझ जाता है। दीवान भेड़िया इस चाल से गुस्सा हो उठा। वो एक खरगोश से हार गया, ये बात उसके अहंकार को चुभने लगी। शेर उसकी बहादुरी से चौंक गया था। नन्हा सा जीव इतना बलवान और समझदार हो सकता है, ये उसने सोचा भी नहीं था। वहीं हाथी खरगोश को अपना नया राजा मान चुका था, जिसने सबको बचाया था और अपनी समझ से सबका दिल जीत लिया था। विलाप सामने आया और सभी को उसकी ओर तुरंत आने को कहा, ताकि चुनाव आगे बढ़ सके। और अब असली फैसला होने वाला था। एक जख्मी हिरण था जिसे खुश करना था, पर कैसे, ये किसी को नहीं पता था। और यही बात सबको उलझन में डाल रही थी। दीवान भेड़िया हिरण के खानदान को उठाकर लाने चल पड़ा जंगल की ओर, ताकि किसी तरह हालात अपने पक्ष में कर सके। लोमड़ी ने कुछ सोचा और बिना कुछ कहे मुड़कर आगे बढ़ चला, जैसे उसके मन में कोई अलग ही योजना चल रही हो। शेर ने हिरण को हमेशा दुख ही दिया था, इसलिए अब वो असमंजस में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। मणि खरगोश इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे अपने आसपास कुछ अलग, कुछ अनदेखा महसूस हुआ हो। मणि हिरण के पास पहुंची, उससे बातें की, उसका हाल चाल पूछा और उसे समझने की कोशिश की। वो हिरण के लिए पेड़ के ताजे पत्ते लेकर आई थी, जिन्हें हिरण ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, जैसे उसे थोड़ी राहत मिल रही हो। सब खाने के बाद हिरण खुश हो गया। उसकी आंखों में सुकून लौट आया और दर्द थोड़ा कम लगने लगा। विलाप उन्हें दूर से देख रहा था। उसे अपना अगला वारिस मिल चुका था और इस बात से वो अंदर ही अंदर संतुष्ट और खुश था। विलाप ने सभी को फिर अपने जादू से बुलाने का आदेश दिया। चुनाव अब समाप्त हो चुका था। मणि को विलाप की गूंज सुनाई दी, मतलब अब जल्द से जल्द सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सभी जानवर इकट्ठा हुए और मणि खरगोश को अगले राजा होने का आशीर्वाद मिला। हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी, पर कुछ जानवर इस फैसले से खुश नहीं थे। फिर भी विलाप अपना निर्णय ले चुका था, जिसे कोई बदल नहीं सकता था। जंगल में खुशी और शांति वापस आने लगी, लेकिन ये सुकून बस कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि असली मुसीबत अभी बाकी थी। लोमड़ी ने खरगोश से बदला लेने के लिए कुछ समय के लिए जंगल से दूर जाने का कदम उठाया। वहीं विवान ने एक रात अंधेरे में कुछ महसूस किया, कुछ बहुत बुरा, एक ऐसी परछाई जो पूरे जंगल को खत्म कर सकती थी। मणि खरगोश इन सब से निश्चिंत अपने पल को शांति से जी रही थी, जैसे उसे आने वाले खतरे का अंदाजा ही न हो। पर तभी पीछे से एक काले धुएं जैसा कुछ आया, जिसने जंगल को पल भर में बदल कर रख दिया। जंगल सूख गए, जमीन बंजर पड़ गई। हर कदम के साथ धरती और ज्यादा सूखी और निर्जीव होती जा रही थी। जमीन के नीचे की दरार से चमकती हुई रोशनी निकलने लगी, जैसे अंदर कुछ छुपा हुआ जाग रहा हो। तभी जमीन नीचे से फटी, दरार और भी बड़ी हो गई और रोशनी तेज होती चली गई। ऐसा पहली बार हो रहा था। और फिर वहां से निकला एक प्राचीन स्तंभ, जिसमें पूरे जंगल की रोशनी समाई हुई थी। वही जंगल का असली केंद्र, उसकी शक्ति का स्रोत था। वो चीज अपने अंदर कोई ऊर्जा तैयार कर रही थी, जैसे वो कभी भी बाहर निकल सकती हो और सब कुछ बदल सकती हो। उसके अंदर से ऊर्जा चमकते हुए जमीन पर एक दिशा की ओर चलने लगी, जैसे किसी खास जगह का रास्ता दिखा रही हो। मणि खरगोश उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी, घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए।
रास्ता कहीं टूटा हुआ था, लेकिन खरगोश उसे किसी तरह पार कर लेता। हर मुश्किल को छोटे छोटे कदमों से जीतता हुआ आगे अंधेरों से भरे रास्तों में जहाँ कोई जानवर नहीं रहता था, खरगोश वहाँ पहुँच गया। रोशनी अब भी उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रही थी और वो बिना रुके चलता गया। अजीब सी हवा चली और अचानक सामने कहीं से पानी जैसा कुछ उभर आया। वो जंगल से अलग किसी सुनसान जगह पर पहुंचा, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। अंदर ऊर्जा केंद्र में धीरे धीरे कदम रखते हुए उसके सामने एक बहुत ही अजीब आकृति थी। जमीन का डिजाइन किसी मंत्र की तरह चमक उठा और खरगोश ने सब कुछ गहराई से महसूस किया। जमीन फिर से टूटी और अनंत ऊर्जा नीचे से निकलने लगी, जिसका असर पूरे वातावरण पर पड़ रहा था। उस ऊर्जा ने एक गोल आकृति का रूप ले लिया, जिसमें पूरे जंगल का जीवन समाया हुआ था। ऊर्जा की एक लहर निकली और तेज चमक उठी। सब शांत हो गया और खरगोश बस देखता रह गया। उसने उस गोल ऊर्जा का पीछा किया, जिसने पूरे जंगल को फिर से हरा कर दिया था। जंगल ने खुद को फिर से ठीक कर दिखाया, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। खरगोश को लगा ये सब का अंत हो चुका है, अब एक नई शुरुआत करनी होगी। रास्ते में एक नदी मिली, जिसका पानी इतना साफ था जैसे अभी अभी जन्म लेकर आ रहा हो। उसने थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश की, पर पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। देखते ही देखते सब बिल्कुल सूख सा गया। ये कैसी नई समस्या आ गई जंगलवासियों पर। जिस रास्ते से पानी आ रहा था वो भी पतला हो गया, बस नाम मात्र पानी बह रहा था। खरगोश ने देखा एक बड़ा पत्थर कहीं से रास्ते को रोके खड़ा था, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। इसे हटाने का तरीका सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगा, पूरे पत्थर के आकार को समझने की कोशिश करता हुआ, पर कुछ खास नजर नहीं आया। वहीं पास के पत्थर पर कुछ लिखा था। पास जाकर गौर से देखा तो पता चला कि यहाँ की मिट्टी कमजोर है। उसने पास के छोटे पत्थरों को निकाल फेंकना शुरू किया, धीरे धीरे रास्ता साफ करने लगा। तभी पत्थर हल्का सा हिला और उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर निकल गया। देखते ही देखते वो पत्थर भी टूटकर गिर पड़ा। खरगोश के हल्के से धक्के भर से ही रास्ते का पत्थर पूरी तरह से हट गया। पानी की शुद्धता अब भी वैसी ही दिव्य और निर्मल बनी हुई थी, जैसे प्रकृति ने खुद उसे संजो कर रखा हो। जंगल का नया राजा होने के कारण अब ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन चुका था कि हर एक जीव सुरक्षित रहे, किसी को भी किसी तरह की कमी या तकलीफ का सामना न करना पड़े, और पूरा जंगल उसी संतुलन और जीवन से भरा रहे जो उसकी असली पहचान है। जंगल का दृश्य ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था जैसे पतझड़ के बाद नई बहार आई हो। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है गौरव। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।